दलित के नेतृत्व पे करता हूँ, दलित को समझता हूँ, उसका दलित का बेटा हूँ। तो एक चीज़ तो हमारे देश में है कि जातीय जड़ता आज भी बड़े उच्च श्रेणी में लोग उसको मैंने गर्व से अपने आप को स्थापित करने में लगे। सुशासन के माध्यम से कह रहे हैं या दलित नेता होने के माध्यम नहीं, से? दोनों के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखा गया है जो भी फन उठाने का कोशिश करते हैं, करेंगे लोग, समाज में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी कुछ हैं। उसी के लिए सुशासन सरकार बनी है कि ये जो अपना हौसला दिखाने का काम कर रहे हैं, इनको जैसे कि इनको फंड को कुचलना होगा। जब भी दलित के साथ कुछ मामला आता है तो देखा जाता है कि निर्धन है, कमजोर है और इनको साथ कुछ भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आज ही मैं लिखा हूँ, पोस्ट में लिखा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार सुशासन की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार है। जो भी इस तरह के गलतफहमियां अगर पाल रखे हैं जो लोग, उनको गलतफहमियों को चूर किया जाएगा और ये गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। निदा फाजली जो एक शायर हुआ करते थे, मशहूर शायर भी थे, गीतकार भी थे। उन्होंने एक शेर कहा था, हर आदमी में होता है 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि एक बार में किसी को देखने से उसका जज आप नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं हो सकती है कि वो है क्या, अंदर उसके क्या चलता है, उसका एक रूप जो सामने है उसका दूसरा रूप कैसा होगा, ये एक बार में पता नहीं चल सकता है। जब आप उसे कई बार नहीं देखेंगे, कई बार समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये समझ नहीं आएगी। निदा फाजली ने यही बात बताने के लिए ये शायर जो शेर है उसे कोट किया था। लेकिन आज इस कोट को, इस शेर को हम इसलिए कोट कर रहे हैं कि बिहार की वर्तमान राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमते दिख रहा है। जिस राज्य में, जिसके जो सत्ता पर आसीन हुए 2005 में नीतीश कुमार, उनका सबसे पहला जो वचन अगर कहें या फिर उनके जो वाक्य है वो कहें, वो यही था कि सुशासन से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और उसके बाद बात आई, जब कुछ वर्ष बीत गए और सत्ता पर यही काबिज रहे, तब बात आई कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही हम किसी को बचाते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र जो है राज्य की जनता क्या है या फिर देश की जनता कहें, उनके लिए दिया कि नीतीश कुमार ये CCC से कभी समझौता नहीं करते, यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3C जो है, इससे नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करते। लेकिन इस वक्त क्या जो परिदृश्य बिहार का दिख रहा है कि इनके जो शासन में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही सुरक्षित नहीं है। क्या वजह हो सकती है? अगर हम जदयू की बात करें तो कुछ दिन पहले ही जदयू के एक सांसद पत्रकारों को पीटते नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उधर सासाराम के आसपास कांग्रेस के एक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दौड़ाकर पीटा गया। मामला क्या कुछ है ये तो अलग मैटर है, लेकिन इस तरह के कारनामे जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये सुशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला आगे बढ़ता है हमारा, और ये साथ देने के लिए, यानी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हम पहुंचे हैं RLM में, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी में, और दलित प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक राम जी, आज उनसे हम साझा करने बैठे हैं। अशोक राम जी, सबसे पहले तो यही हमें समझना है, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि आप दलित को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पार्टी के माध्यम से, इस प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। राम जी को पीटा गया, दौड़ा कर पीटा गया, राम जी हॉस्पिटलाइज हैं। अब क्या लगता है, एनडीए के घटक दल में हैं आप, एनडीए के घटक दल में रहते हुए अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं जो आपने बोली। सबसे पहले तो आपके चैनल को आपको धन्यवाद देंगे कि आप जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं जो देश के, उनके साथ कुछ हुआ उसके बारे में बात करें, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपको चैनल को। बहुत शुक्रिया सर।
ये जो घटना जो हुआ है कल ही की बात है, जो घटना सासाराम में हुआ, सासाराम का सांसद है मनोज कुमार राम जी, जी उनके साथ घटना हुआ है, मारपीट भी हुआ है। जिस तरह से न्यूज़ में जो आया है वो आया है, ये घटना निंदनीय है। ये घटना और 4-5 दिन पहले फुलवारी शरीफ के विधायक के गोपाल रविदास जी के साथ भी आया है। दोनों घटना को मैं निंदा करता हूँ और लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मामला कुछ भी, अगर हम लोग सासाराम की बात करें तो जिस तरह से जो बातें आई है कि प्रोसेसन निकल रहा था, प्रोसेसन में आकर के कुछ लोग कर रहे थे, उनके भाई का स्कूल था, शायद वहाँ हंगामा कर रहे थे लोग, इनको खबर मिला तो गए थे समझौता करने, देखने की मामला क्या है। लेकिन इनको भी लोग भीड़ के शिकार बना करके इनको भी चोटिल किया है। तो ये निश्चित रूप से दुख की बात है कि जब एक सांसद हैं और सांसद है, सांसद भी चोटिल होते हैं, एक आम नागरिक की तरह तो चिंता की बात तो है ही। लेकिन एक चीज़, इस दोनों कड़ी को जब जोड़ेंगे, चूँकि मैं दलित के नेतृत्व पे करता हूँ, दलित को समझता हूँ, इसका दलित का बेटा हूँ, तो एक चीज़ तो हमारे देश में है कि जातीय जड़ता आज भी बड़े उच्च श्रेणी में लोग उसको माने गर्व से अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं। उसका भी कारण है कि दलित नेता के साथ या दलित बस्तियों में कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जात के वजह से उनके साथ इस तरह से मामला आया है। ये मामला कुछ हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ किसके वजह से होता है, लेकिन ये कटु सत्य है कि जब भी दलित के साथ कुछ मामला आता है तो देखा जाता है कि निर्धन है, कमज़ोर है और इनको साथ कुछ भी किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आज ही मैं लिखा हूँ, पोस्ट में लिखा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है। जो भी इस तरह के गलतफहमियां अगर पाल रखे हैं जो लोग, उनको गलतफहमियों को चूर किया जाएगा और ये गलतफहमी को दूर किया जाएगा। नहीं, आप ये सुशासन के माध्यम से कह रहे हैं या दलित नेता होने के माध्यम से? नहीं, दोनों के माध्यम से कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक देखा गया है, जो भी फन उठाने का कोशिश करते हैं, करेंगे लोग, समाज में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी कुछ हैं। उसी के लिए सुशासन सरकार बनी है कि ये जो अपना हौसला दिखाने का काम कर रहे हैं, इनको जैसे कि इनको फंड को कुचलना होगा। और मैं आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि उसको निष्पक्ष दोनों को जांच करे। मैं ये नहीं कहता हूं, दलित नेता होने के नाते ये नहीं कहता हूं कि उनके तरफ से बात कर रहा हूं। अगर वो जनप्रतिनिधि है और जातीय जड़ता की वजह से उसके साथ अगर इस तरह से घटना घटी है तो पूर्णतः जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान किसी को अपमान करने के लिए इजाजत नहीं देता है। और जाति के नाम से अगर हो रहा है तो 21वीं सदी में आज हम लोग जी रहे हैं, सरकार 21वीं सदी में चल रही हैं और 21वीं सदी में जाति की वजह से अगर कुछ मामला आता है तो ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ट्रिपल से पर काम कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन पिछले कई महीनों से तेजस्वी अपने ट्विटर पर बिहार में हो रहे क्राइम के एक फहरिस्त को दिखाना चाह रहे हैं राज्य की जनता को। वो साझा भी करते हैं, दिखाते हैं कि कब 100, कब 178, कब 172, ये पूरा लिस्ट जो है उनके ट्विटर पर अभी भी है। क्या लग रहा है, अभी भी उम्मीद है आपको नीतीश कुमार से कि हाँ इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जिनके बारे में आप बोले, तेजस्वी जी के बारे में आप बता रहे हैं, और ऊपर वाले ने सुबुद्धि उनको दिया है और सत्यता को स्वीकार उन्होंने किया है। अभी कहीं सभा में, जनसभा में उन्होंने अपने समाज के लोगों को ये ज्ञान बांटने का काम किए। ये ज्ञान इनको लालू प्रसाद जी को बांटना चाहिए था। आज भी मैं बता दूं, देश में अगर खास करके अनुसूचित जाति या जनजाति पर अगर अत्याचार करने वाले लोगों में हैं तो मैं डंके के चोट पर कर रहा हूं कि उसको जब सर्वेक्षण कर लिया जाए तो 80% अत्याचारी करने वाले वैसे समाज के लोग हैं। लेकिन आज तेजस्वी जी अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। एक चीज बताए, तेजस्वी जी के बारे में आप कह रहे हैं, एक भी दलित की घटना हुआ है देश में जो बताए सिंपैथी दिखाने का काम किए हैं, कहीं जाके न्याय दिलाने का काम किए हैं, कभी उन्होंने काम नहीं किए। अब जब लगा है कि 2025 आया है, अब उनके सत्ता नसीब में होने वाली नहीं है, तो अपने लोग को समझा रहे हैं कि उनको साथ लेके चले। एक चीज और उन्होंने कहा कि सब लोग बोगी हैं, हम इंजन हैं। माने दलित भी बोगी है, अति पिछड़ा बोगी है और अपने आप को इंजन मान लिए हैं।
लोग नहीं मान रहे अपने आप को, तो उनका बात हास्यप्रसत है और उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपने लोगों को समझा ले, हमारा लगता है कि दलित पर अत्याचार ऑटोमेटिक ही जैसे कि 60% कम हो जाएगा। कैसे कम होगा अशोक जी? जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप देखिए घटक दल में होने के नाते आप इसको जो है इस पर पेवन साटने की ज़रूरत नहीं है। जो हकीकत है इसको स्वीकारना होगा। जो घटना घट रही है उसको भी स्वीकारना होगा कि हाँ, घटित हो रही है। आप दलितों की बात कर रहे हैं, चलिए हम राम की ही बात करते हैं। जो घटना हुई, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई उस पर? निश्चित रूप से देखिए, ये घटना हो रही निंदनीय, मैं पहले निंदा किया हूँ। घटना हो रही है, निश्चित रूप से घटना हो रही है, इसमें हम कहाँ अब इनकार करें घटना नहीं हो रही है। लेकिन घटना हो रही है, इसलिए घटना को अंजाम देने वाले लोगों भी सलाखे के पीछे जा रहे हैं। लेकिन इसको और कड़े रूप से इसको और संरक्षण देने की जरूरत है, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। क्योंकि जो अत्याचारी है, जो इस तरह से असामाजिक तत्व है, उस पर और विशेष रूप से एक्शन लेने की जरूरत है, उसको सबक सिखाने की जरूरत है कि ऐसी जो घटनाएं जो अभी कम हुई है ये ना हो। इसके लिए सरकार को सजग होकर के कारा कानून बना करके उनको दोषियों को अंदर भेजने का काम करना होगा, तभी लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनाव के समय में जो धुरी है, राजनीतिक धुरी, और या कहें कि जातियों की धुरी है, उस धुरी पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग नाचते दिखते हैं। उनको राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो नचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब उनके सुरक्षा व्यवस्था, उनको मूल धारा से जोड़ने की बात आती है, तो कई योजनाओं को गिनवा दिया जाता है, लेकिन पटल पर जो है वो कुछ दिखता अलग है। इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, चुनावी टाइम है। 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं यहाँ। जो अभी जातीय गणना के जो आंकड़े आए हैं 20% हैं। 20% है, 37% अति पिछड़ा है। अगर तीनों को मिला लिया जाए तो सरकार यूं बन जाती है। तो जिधर दलित वर्ग जाएंगे, जिधर अति पिछड़ा वर्ग जाएंगे, अल्पसंख्यक जाए ना जाए, जो अभी का चुनाव का जो परिणाम का दृश्य है, तो निश्चित है दलित अति पिछड़ा जिधर गया उनका सरकार उनकी बन गई। तो लोग लुभानी बातें तो जरूर करते हैं। आपकी बात को सत्यता ये है कि सब बात करते हैं, लेकिन मान सम्मान अधिकार की जब बातें देने की बात आती है तो सब मुंह पर टेप लगा लेते हैं। ये बात सत्यता है। एनडीए में भी यही स्थिति है, मानते हैं आप? हमारे नेता तो खुल को कहते हैं कि जनसंख्या, एनडीए की बात कर रहे हैं, आपके नेता की बात नहीं कर रहे हैं हम अशोक जी, एनडीए की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से एनडीए में भी दिखाई पड़ेगा आपको। हम जिस दल में, हमारे नेता जो सिरमौर हैं, मैं उनके बारे में विशेष रूप से बात करूं। गठबंधन में हम लोग हैं, हमारे लोग अपने अपने विचारधारा, अपने सोच है। क्योंकि हमारे नेता तो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, और यही कारण है कि वो कहते हैं कि संख्या के अनुसार भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, और इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। आप देखते भी, सभी जाति सभी धर्म को साथ लेके चलने का प्रयास हमेशा नेता करते हैं। और वो सबका कैसे विकास हो, सबके बच्चे कैसे पढ़ें, देश में न्याय प्रक्रिया कैसे सही हो, क्लोजन सिस्टम, ऐसे जो बातें हैं विशेष जो है वो नेता हमारा करते रहते हैं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि नेता जो चाह रहे हैं आने वाला दिन में सब मिलकर के और अच्छा होगा, और अच्छा करने की जरूरत है। और अच्छा करने की जरूरत है। आखिर में बस एक ही सवाल, हम फिर से वहीं पहुंचेंगे। जो बात हुई थी, नीतीश कुमार जिस बात को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर सत्ता पर काबिज रहे अभी तक, क्या उन मुद्दों पर अभी भी सरकार चल रही है? सुशासन की बात करें, न हम फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, या फिर ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म जो बात होती है, इस पर क्या अभी तक सरकार टिकी हुई है? देखिए, सरकार टिकी हुई है, आप ठीक कहते हैं। थोड़ी तो बहुत कमियां आई हैं। जो क्राइम की बात करते हैं, क्राइम की बारे है, थोड़ा सा क्राइम में आया है, लेकिन उस पर भी अंकुश लगाने के दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ किया जा रहा है। उसमें समय बीत रहा है अशोक जी, अब चुनाव आने वाले हैं, अब क्या करेंगे? अब मतलब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है। अब कहाँ समय बचा आपके पास? नहीं, समय है, अभी समय हमारे पास, साल भर अभी समय है। चुनाव अभी साल भर है। और जान लीजिए कि ऐसे जो लोग मनोबरू लोग को जैसे कि अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, और ये सबक मिलेगा। एनडीए की सरकार है, सारे लोग ध्यान घटना पर अंजाम दिए हैं, उनको निगाह है सबको कि कैसे उसको सज़ा मिले, और ऐसे लोग फिर दोबारा जैसी घटना देने के लिए कोशिश न करे, सोच न पाए, ऐसा भी सरकार सोच रही है और करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाई अशोक राम जी बात कर रहे हैं, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलएम पार्टी के। इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, खास करके उन मुद्दों पर जिसको लेकर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए थे। स्पष्टता से इन्होंने
जवाब दिया है और अब हम चाहते हैं कि इनके जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं? जिन सवालों पर ये अभी जवाब देते नज़र आए। हम आपसे भी चाहते हैं फीडबैक लेने का। क्या कहना है आपका इन सारे मुद्दों को लेकर? इसका हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक हम भी इंतज़ार करते हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।